अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया कितनी फैसिनेटिंग होती है? क्या आप जानते हैं कि बीटा डिके एटॉमिक नंबर को क्यों चेंज करता है, या फिर एंटी मैटर को फ्यूचर एनर्जी सोर्स क्यों कहा जाता है? अगर आप क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 पार्टिकल फिजिक्स को फुल समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आज हम न्यूक्लियर रिएक्शंस इज इक्वल टू mc² और फंडामेंटल फोर्सेस के बिहाइंड हिडन सीक्रेट्स को डीकोड करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसी ही इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव फिजिक्स लेक्चर्स चाहिए तो फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज व्हाई डज बीटा माइनस डिके lead to an increase in the atomic number of the nucleus while beta plus decay results in a decrease in the atomic number. So students, beta decay एक important topic है बोर्ड एग्जाम्स में भी, और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान से समझना। बीटा माइनस डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन मींस बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रोनो एमिट होते हैं। इसका रिएक्शन इक्वेशन ये है दैट अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बन 14 अंडरगोज बीटा माइनस डिके और नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, मींस इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन मींस बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो गए हैं। बीटा प्लस डिके, इस प्रोसेस में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और साथ ही एक पॉजिट्रॉन मींस बीटा प्लस और न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। इसकी रिएक्शन इक्वेशन ये है, proton is converted into a neutron, positron means beta plus particle and neutrino. Example देखें, कार्बन 10 undergoes beta plus decay और बोरोन 10 बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन बेसिकली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है और एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो गया है, के रिजल्ट में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट हो गए हैं। So the final conclusion is in beta minus decay न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, जबकि बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है और एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है। ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है जो क्वार्क्स को चेंज करती है। बीटा डिके के कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम और MD-CAT के लिए बहुत ज़रूरी है। So the question number 2 is, explain how the mass energy equivalence principle as expressed by Einstein's famous equation is equal to mc² is relevant to understanding the energy release in nuclear processes such as alpha decay. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में हम आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये अल्फा डिके और न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करती है। मैस एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फेमस इक्वेशन दी, E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे E एनर्जी है जो कि जाउल्स में है, M मैस है जो कि किलोग्राम में है, और C स्पीड ऑफ लाइट है, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second। इसका मतलब ये है कि मैस और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। छोटे से मैस की कमी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकती है क्योंकि c² एक बहुत बड़ा नंबर है। मैस डिफेक्ट एंड एनर्जी रिलीज इन अल्फा डिके, जब एक हैवी न्यूक्लियस अल्फा डिके करता है तो एक अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है और डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है। डिके के बाद जो प्रोडक्ट्स बचते हैं उनका टोटल मैस पहले वाले न्यूक्लियस से थोड़ा कम होता है और ये मैस डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc²। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम देखते हैं।
यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 से 234 में कन्वर्ट हुआ है। ये एक्स्ट्रा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो डिके के प्रोसेस में रिलीज होती है। सो द कंक्लूजन इज मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का मेन सोर्स है। अल्फा डिके, बीटा डिके, फिजन और फ्यूजन सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। How do the principles of nucleon conservation and charge conservation in nuclear reactions reflect deeper symmetries and conservation laws present in the fundamental interactions of subatomic particles? तो इस क्वेश्चन में हम न्यूक्लियन कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। So let's start with nucleon conservation. मीन्स न्यूक्लियॉन्स की तादाद इसमें बरकरार रहती है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियन कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद चेंज नहीं होती। ये एक बेसिक रूल है जो हर न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करता है। For example, alpha decay of uranium. डिके के बाद थोरियम 234 के पास 234 न्यूक्लियॉन्स और अल्फा पार्टिकल हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मींस टोटल न्यूक्लियॉन्स बिफोर आर इक्वल टू टोटल न्यूक्लियॉन्स आफ्टर, दैट इज 238। सो न्यूक्लियन कंजर्वेशन ओबे हो रहा है। ये रूल इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने में मदद करता है। नंबर 2, चार्ज कंजर्वेशन मींस चार्ज हमेशा सेम रहता है। अब बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन की। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर टोटल चार्ज बरकरार रहता है, यानी ना तो चार्ज क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जाम्पल, बीटा माइनस डिके। डिके के बाद प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है। मींस टोटल चार्ज बिफोर is equals to total charge after, that is 0. So charge conservation follow हो रहा है। For example, बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके में डिके के बाद न्यूट्रॉन का चार्ज 0, पॉजिट्रॉन का चार्ज +1 और न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है। मींस टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर, दैट इज +1। सो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ भी ओबे हो रहा है। सो द कंक्लूजन इज न्यूक्लियन कंजर्वेशन ये इंश्योर करता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। चार्ज कंजर्वेशन गारंटी करता है कि टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे किसी भी रिएक्शन के अंदर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कैन एंटी मैटर बर्न? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फेडरल बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटी मैटर भी किसी फ्यूल की तरह जल सकता है, लेकिन ये रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। जी नहीं, एंटी मैटर नहीं जल सकता क्योंकि बर्निंग मींस कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ होता है और एंटी मैटर किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब एंटी मैटर किसी भी मैटर के साथ टकराता है तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है जिसे एनहिलेशन कहते हैं। अगर एंटी मैटर का एक पार्टिकल अपने करस्पॉन्डिंग मैटर पार्टिकल से मिले तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को एनहिलेट कर देते हैं, यानी पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन फॉलो करती है, दैट इज E = mc²। अब हमने ये देखना है कि कंबशन और एंटी मैटर एनहिलेशन में क्या फ़र्क है। कंबशन मींस बर्निंग एक केमिकल प्रोसेस है जो सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है और एंटी मैटर एनहिलेशन 100% मैस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो कंक्लूजन ये है
एंटी मैटर नहीं जल सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये एनहिलेट करता है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी गैमा रेज की फॉर्म में रिलीज होती है। ये एक पावरफुल एनर्जी सोर्स हो सकता है स्पेस ट्रेवल के लिए, मगर बहुत डेंजरस भी है क्योंकि ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन करता है। Now the question number 5 is list at least 3 applications of antimatter. इस क्वेश्चन में हम एंटीमैटर की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम 3 मेजर एप्लीकेशंस देखेंगे जो साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो द नंबर 1 इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी मींस पेट स्कैन मेडिकल इमेजिंग। पीईटी पेट स्कैन एक एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कैंसर और ब्रेन डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। इस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इंजेक्ट किया जाता है। जब पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का डिटेल इमेज बनाती हैं। तो एंटीमैटर का इस्तेमाल सिर्फ थेरेटिकल नहीं बल्कि आज की मेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है। नंबर 2 इज स्पेस प्रोपल्शन मींस फ्यूचर स्पेस ट्रेवल। अगर हम फ्यूचर स्पेस ट्रेवल की बात करें तो एंटीमैटर एक गेम चेंजर हो सकता है। एंटीमैटर एनहिलेशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो रॉकेट फ्यूल से भी मिलियंस ऑफ टाइम्स पावरफुल है। फ्यूचर में एंटीमैटर इंजन्स का इस्तेमाल करके हम हाई स्पीड इनप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हैं। सोचें अगर एंटीमैटर प्रोपल्जन डेवलप हो जाए तो हम सिर्फ कुछ ही दिनों में मार्स या और दूर के प्लैनेट्स तक पहुंच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स मींस यूनिवर्स के राज। साइंस और फिजिक्स के लिए एंटीमैटर का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स लाइक सर्न एंटीमैटर को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमें फंडामेंटल फोर्सेस और मैटर एंटीमैटर एसिमेट्री को समझाने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किए। आपको कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग लगा? क्या एंटीमैटर का फ्यूचर में कोई प्रैक्टिकल यूज हो सकता है? अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। स्टे क्यूरियस, स्टे डायनामिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।